शिवानी की कहानी तुम तो नहीं रहोगी ना देखने सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। चीज़ें सही जगह पर रखा करो, चाहे जहाँ टिका देते हो। मैं बस इसीलिए यहाँ हूँ कि तुम्हारी बिखराई हुई चीज़ें उठा उठा कर ठिकाने दिखाते रहो। अरे एक बार में ही सही जगह पर क्यों नहीं रखते? मालती ऊंची आवाज़ में पति पर झल्ला रही थी। जरा सा इधर से उधर रखने में तुमको बहुत कष्ट होता है क्या? इतना बकबक करके माहौल खराब करने से तो अच्छा यही होता कि उठा कर रख देती तुम। विपिन भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्लाकर बोला। भीतर कमरे में बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और बेटे नीटू ने उठकर दरवाज़ा बंद करके भीतर से कुंडी चढ़ा ली। और चिल्लाओ, पढ़ने मत दो बच्चों को। मालती ने दांत पीसे। मतलब तुम तो कुछ करती ही नहीं, सब मेरा कसूर है। विपिन ने स्कूटर की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। बस बस कुत्ते से भौंकते रहो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। मालती को विपिन के इस तरह बात बीच में छोड़कर जाने से सख्त नफरत है। उसका गुस्सा इससे भी और बढ़ जाता है। अक्सर छुट्टी का दिन ऐसे ही किसी न किसी बात पर खराब हो जाता है। कितनी ही बार मालती विपिन को समझाती है कि चीज़ें सही जगह पर रखा करो, अपने आप को और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो, पर क्या मजाल विपिन कभी गौर करे। कितनी ही बार वह बड़ी शान से बताता है, पूरी दुनिया के मर्द ऐसा करते हैं, मैं अगर करता हूँ तो इसमें क्या अलग है। कितनी आसानी से दुनिया की आड़ लेकर अपनी सुविधा चुन लेते हो तुम। मालती अफसोस करती और चीज़ें सही जगह रखकर घर को ठीक ठाक करने में जुट जाती। इस सब के बीच एक बात जो मालती ने बहुत अच्छी की थी वो ये कि अपने दोनों लड़कों को बहुत ही प्यार से समझाते हुए जिम्मेदार बना दिया था। न सिर्फ अपने आप को व्यवस्थित रखना बल्कि घर को व्यवस्थित रखना भी दोनों की आदत में शामिल था। और इसके अलावा खाना बनाने की भी ट्रेनिंग उसने दोनों बेटों को दे रखी थी। अक्सर ही दोनों किचन में मालती की मदद करते ही रहते थे। पढ़ने और नौकरी के लिए बाहर जाओगे तो हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, इसीलिए सब काम खुद करना सीख लेना चाहिए। मालती बच्चों से हमेशा यही कहती थी। बच्चों को भी सही भी लगी और उन्होंने अमल भी किया। इसके अलावा अपने पापा की आदतें, उससे होने वाली मम्मी की परेशानी और झगड़े देखते हुए दोनों जुड़वा लड़के चीटू नीटू खुद ही व्यवस्थित रहने के महत्व को समझ गए थे। फिलहाल दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। मार्च का महीना चल रहा था और बोर्ड की परीक्षाएं अगले हफ्ते से शुरू होने वाली थीं। मालती जितनी सुघड़ थी उतने ही अव्यवस्थित और लापरवाह विपिन। इस नज़रिए से बिल्कुल ही बेमोल जोड़ी थी। तुम्हारी माँ तो खुद इतनी समझदार और सुघड़ है और वे घर गृहस्थी को कितने अच्छे से संभालती है। अपनी नौकरी के बावजूद उनके घर में कोई अव्यवस्था नहीं होती है। खाना भी इतना अच्छा बनाती हैं, मेहमान आ जाएं तो वो मेज़बान की ज़बरदस्त ही सिद्ध होती हैं। बिल्कुल ऑलराउंडर हैं, फिर भी तुम इतने लापरवाह और अस्त व्यस्त कैसे हो? मालती कई बार आश्चर्य व्यक्त करती थी। घर में कोई एक ही इतना व्यवस्थित होता है, बाकी लोग तो केवल उस व्यवस्था को पालने वाले या कि सही मायने में ढोने वाले ही होते हैं। माँ की सुघड़ता की तारीफ सुनकर अक्सर ही विपिन के मन में कड़वाहट भर जाती थी। बचपन से माँ के कठोर अनुशासन में बीते जीवन को याद करके विपिन को बड़ा पछतावा होता था। एक टीस सी उठती थी मन में कि उन्होंने कभी बचपन में शैतानियाँ ही नहीं की। किसी भी तरह के कोई भी बचपन के उटपटांग अनुभव उसको याद ही नहीं थे। जब दूसरे लोग अपने अपने अनुभव बताते थे, बचपन की उल्टी सीधी बेसिर पैर की बातें और शैतानियाँ बताते थे, तो विपिन उस समय बगले झांकने लगता, अफसोस करता और मन ही मन कुंठा से भर जाता। माँ ने अपनी वाली चला कर ही अपनी जैसी बहू मेरे लिए ढूंढ ली।
बचपन तो उनके अनुशासन के कोड़े खा खा कर बर्बाद हुआ ही था कि जवानी तुम बर्बाद करने पर तुली हुई हो। चिढ़कर विपिन आगे कहता, मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का मौका कब मिलेगा आखिर? यह मेरा भी घर है और मैं यहाँ अपनी मर्जी से ही जीऊँगा। और बच्चे क्या सीखेंगे इससे? तुम्हारी तरह वो भी अगर ऐसे ही अव्यवस्थित हो गए तो ये गृहस्थी कैसे संभलेगी? और जैसे तुम अपने जीवन में दुखी हो, ऐसे ही वह भी अपने जीवन में दुखी हो जाएंगे। बच्चों के मारे ही कुछ और तौर तरीके सीख लो। मालती अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। तुम्हारी जिंदगी तो जैसे तैसे मैं संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, नौकरी के साथ ही। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चों को भी ऐसी कोई जीवन साथी मिल जाए। और आने वाले समय में भी तो दोनों ही पति पत्नी हर हाल में वर्किंग ही होंगे। पर लड़कियां मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं होंगी कि दोनों मोर्चों पर डटी रहें और संभाल लें। वो तो इन बच्चों का काम कैसे चलेगा? अगर ये भी अभी से ही व्यवस्थित होना नहीं सीखेंगे तो इनके घर घर नहीं, किसी धर्मशाला के जैसे होंगे। और धर्मशाला कैसे घर में भला सुकून से नींद कैसे आ सकती है? तुम मेरी ज़िंदगी नहीं संभाल रही हो, तुम मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन रही हो अपने नियम कानून मुझ पर ज़बरदस्ती लाद कर। विपिन बुरी तरह झल्ला उठता। एक दूसरे को जली कटी सुनाकर इस झगड़े का समापन विपिन के स्कूटर उठाकर बाहर जाने से ही होता था। मालती जीवन पद्धति में हर दृष्टि से व्यवस्थित थी और उसके इस गुण को विपिन और भी उद्दंड होता जा रहा था। घर, नौकरी, बच्चे, पति और अपने खुद के लिए समय का हिसाब किताब करना मालती को खूब आता था। विद्यालय में उसके साथ कार्यरत महिलाएं जहाँ हर समय वक्त कम और काम अधिक का रोना रोती रहती थीं, वहीं मालती अपने पसंदीदा कामों के लिए भी समय निकाल लेती थी। शनिवार को शाम को टीवी पर आने वाला कोई पसंदीदा कार्यक्रम या कोई पिक्चर वो ज़रूर देखती थी। प्रतिदिन सुबह 7 बजे घर से निकलने तक वो पूरी तत्परता और फुर्ती से काम करती थी। सुबह सुबह 5 बजे उठना और रात 10:30-11 बजे तक सो जाने का उसका पक्का नियम था। उसका मानना था कि रात में 5 से 6 घंटे की गहरी नींद दिन भर चुस्त रहने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। अब पर्याप्त होती है कि नहीं पर इस बात पर विश्वास और दोपहर को स्कूल से लौटते समय बस में आधे घंटे की एक छोटी सी झपकी उसे पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बनाए रखती थी। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारा विश्वास ही हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मालती का हर चीज़ के प्रति सकारात्मक रवैया और खान पान के नियम उसे दूसरी कामकाजी महिलाओं से अलग खड़ा करते थे। दोपहर में 3 बजे घर आने के बाद 1 घंटा बच्चों के साथ और बाकी समय शाम के खाने की तैयारी में बिताती थी। शाम को विपिन के घर आने से पहले आधा घंटा पार्क में टहल भी आती थी। वहीं उसकी अपनी कॉलोनी की सहेलियों से गपशप भी हो जाती थी और पूरी कॉलोनी की दिन भर की खबरें भी उसे मिल जाती थी। रात को खाने के बाद टीवी देखते हुए मालती सुबह की कुछ तैयारी कर लेती थी। सुबह पहले पहने जाने वाले कपड़ों की गड्डी डाइनिंग की चेयर पर सज जाती थी। इसके अलावा विपिन और बच्चों के टिफ़िन बॉटल, खुद के खाने पीने का सामान रखने के सारे डब्बी भी डाइनिंग टेबल पर निकाल कर वो रख लेती थी। फिर सब्जियां काटकर फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख लेती थी। सुबह केवल बनाने और पैक करने का काम रहता था। शहर के नामी स्कूल में अकाउंट हेड मालती स्टाफ बस से स्कूल जाती थी। नाश्ता सुबह बस में ही करती थी। मालती का खान पान ऑफिस में महिलाओं के बीच चर्चा का विषय रहता था। ठूस ठूस कर खाने वाली बेडौल महिलाएं अक्सर उसके खाने को घास फूस बताकर हंसती थीं, पर मालती अपने फिटनेस फंडे से कभी नहीं डिगती थी। ये सच है कि सही राह पर चलते हुए राही के पैरों के नीचे सबसे ज़्यादा कांटे बिछाए जाते हैं ताकि वो सबसे अलग अपनी सफलता के झंडे न गाड़ सके। वो भी गिरता पड़ता रहे तो बाकी लोगों के जलते हुए दिलों को कुछ आराम मिलता रहता है, पर मालती स्वयं पर अपनी सहेलियों के कटाक्षों का
कोई असर नहीं आने देती है। अपने साथ साथ बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश के चलते छोटे छोटे काम स्वयं करने की आदत डाल दी थी। बच्चे बचपन से ही अपनी अपनी यूनिफॉर्म, जूते, बैग सब कुछ रात को ही जमा लेते थे, लेकिन विपिन ने ऑफिस जाते समय जूते, कपड़े ढकना, ढूंढना और ऐन वक्त पर आयरन करना भी नहीं छोड़ा। हमेशा एक अजीब सी हड़बड़ी में रहता था। कभी एक दो बार लाइट नहीं होती थी तो आयरन की हुई जींस पहनकर ही ऑफिस चला गया। बोला, तुम सुखाती इतनी अच्छी से हो कि आयरन की कोई खास ज़रूरत नहीं। मालती ने अपना सिर पीट लिया था। वो जितनी कोशिश करती विपिन को सलीकेदार बनाने की, वो उतना ही विद्रोही होता जाता था। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही हम जो भी बाल सुलभ चंचलता करना चाहते हैं वो हमें तथाकथित अनुशासन के चलते करने से रोका जाता है। डर या लिहाज से हम रुक तो जाते हैं, पर हमारे भीतर एक असंतोष बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गहरे जमे उस असंतोष की परतें कठोर होती चली जाती हैं। जब तक विश्वास के धरातल पर या स्नेह या प्रेम की आँच से उन परतों को परत दर परत एक एक कर पिघलाया न जाए, वे अपनी कठोरता से अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को छीलती जरूर है। विपिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने जीवन में ओढ़ी गई या यूँ कहें कि जबरन उड़ा दी गई गंभीरता से स्वयं बाहर निकलना उसके लिए कतई सहज नहीं था। कभी कोशिश भी करता तो एक अजीब सी ग्लानि, कुंठा और संकोच उसे घेर लेते हैं। अपनी बनी बनाई छवि से बाहर निकलकर नई छवि बनाने में बहुत जोखिम होता है, और फिर जब पहली छवि सुविधा के खांचे में फिट बैठती हो तो उसे तोड़कर कुछ नए का जोखिम नहीं ही उठाया जा सकता था। जब तक विपिन नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर नहीं निकला था, तब तक तो वो घर में आदर्श बेटे के पद पर था। इकलौती संतान होना भी बड़ी मुश्किल की बात है। अक्सर ऐसा होता है कि या तो माता पिता सर चढ़ाकर बिल्कुल मनमौजी बना देते हैं, या फिर अपनी सारी आकांक्षाओं और सपनों का केंद्र बिंदु बच्चे को बनाकर उसे उनके बोझ तले इस तरह से दबाए रखते हैं कि बच्चे का स्व कुछ पनपता ही नहीं, वो कठपुतली बनकर रह जाता है। स्वाभाविक विकास की संभावनाएं अधिकांश मामलों में कम ही दिखाई देती हैं। बाल मनोविज्ञान में ऐसा माना गया है कि बच्चा स्प्रिंग की तरह होता है। जब तक उस पर दबाव बना रहता है वो दबा रहता है। जिस दिन ऊपर से दबाव हटता है वो एकदम से उछलकर छिटक कर दूर हो जाता है। विपिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। घर से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले घर के नियम कानूनों को ताक पर रखा और अपने हिसाब से, अपनी आज़ादी से, मनमाने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। नियमों की अवहेलना करने का सुख उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख था। जिन नियम कायदों में माँ ने बचपन से बांध कर पाला था, उन सब की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया। छोटे से छोटा काम जो बड़े आराम से व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता था, वो जानबूझकर उसे टालता था। जैसे बिस्तर के पास मोजे उतार कर पटकना, जूठे बर्तन टेबल पर छोड़ना, और जब पूरी टेबल भर जाए तब उनको सिंक में पटकना। ऐसे ही कमरे में गंदे कपड़ों का ढेर लगा लेना उसका पसंदीदा काम हो गया था। सारे कपड़े गंदे हो जाएं तब इकट्ठे करके धोबी को डालता था, लेकिन क्या मजाल कि कपड़े एक जगह ढंग से इकट्ठे कर ले। खूंटियों पर टंगे रहते, बिस्तर के पास एक कोने में पड़े रहते। कोई आने जाने वाला नहीं था घर में। ये उसका अपना संसार था जिसे वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी पसंद और सहूलियत के अनुसार चलाता था, और ऐसा करके उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। होने को तो उसके अपने घर से बहुत छोटा था ये घर, उसका यह एक कमरे का घर, लेकिन उसे लगता था कि वो एक विशालकाय सुनहरी पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में आ गया है, जहाँ चाहे वहाँ पंख पसार कर उड़ सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है। उसकी नज़र में फ़िलहाल यही तो आज़ादी थी।
एक बार किसी काम में उलझकर जब विपिन लंबे समय तक घर नहीं जा पाया तो उसके मम्मी पापा ने वहां आने का फैसला किया। विपिन को युद्ध स्तर पर घर में साफ सफाई और व्यवस्था करनी पड़ी। इसके बावजूद उसकी मम्मी उसकी रंग ढंग देखकर बहुत नाराज हुई। बचपन से जो सलीकेदारी तौर तरीके तुमने सीखे वो कुछ समय अकेले रहने में बिल्कुल ही भुला दिए। कुत्ते भी पूंछ फटकार कर बैठने जितनी जगह बना लेते हैं, तुमसे तो वो भी ठीक से नहीं हुआ। टाइम नहीं मिलता है मम्मी, सब काम खुद करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे होता है और फिर भी सब गड़बड़ हो जाता है। विपिन ने कुछ इस तरह से भावुक होकर कहा। उसकी मम्मी एकदम से पिघल गई। चल ठीक है, नौकरी तो लग गई है ना तेरी, अब एक अच्छी लड़की देखकर, मतलब घरेलू लड़की देखकर तेरी शादी कर देते हैं। घर संभाल लेगी तो तू भी चैन से नौकरी करेगा। मम्मी ने लाड़ से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतनी जल्दी नहीं मम्मी, अभी कुछ दिन मुझे आराम से जीने दो, उसने कहना चाहा, लेकिन उसके बोल मन में ही घुट कर रह गया। मम्मी के रौबदार व्यक्तित्व के सामने विपिन तो क्या, उसके पापा की भी कभी बात काटने की हिम्मत नहीं होती थी। कहने को तो पति पत्नी दोनों बराबर की सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पापा जहाँ बहुत ही सहज और हंसमुख स्वभाव के थे, वहीं मम्मी रौबीले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। दिल की बुरी नहीं थी, पर सत्ता अपने हाथ में रखने और सबको अपनी व्यवस्था में फिट बिठाने की अपनी आदत या चाहत के चलते वो अक्सर कुछ कटु हो जाती थी। कुछ दिन रहकर उसकी मम्मी ने वहाँ सब चीज़ें व्यवस्थित जमाई, उसके कबाड़खाने को घर बनाया और इस सख्त हिदायत के साथ वापस गई कि अब इस घर में ऐसे ही बनाए रखना सफाई। उनके जाने के बाद विपिन ने अपने कमरे में एक नज़र डाली। चारों तरफ मम्मी के अनुशासन की छाप थी। पता नहीं विपिन को कैसा दौरा पड़ा और उसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। बिस्तर की चादर हटाकर फेंक दी, तह किए हुए कपड़ों की गड्डी नीचे ज़मीन पर पटक दी, जूते के रैक में से सारे जूते चप्पल कमरे में बिखेर दिए। यह सब करने में सर्दी के मौसम में भी उसे पूरी तरह पसीना आ गया था। तब थक कर वो उन सबके बीच में कुर्सी लगाकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठकर उसने रिलैक्स मूड में दोनों पैर लंबे फैला लिए, हाथों को कुर्सी के साइड में झूलने डाला और गर्दन को कुर्सी के सिरहाने टिकाकर जैसे ही ऊपर देखा, उसकी नज़र साफ सुथरे पंखे पर पड़ गई। उफ, ये भी मम्मी को साफ सफाई व्यवस्था इसके अलावा कुछ भी नहीं सूझता। एक बार भी उन्होंने बैठ करके बात नहीं की, नहीं पूछा कि घर से दूर मुझे कैसा लग रहा होगा, मैं कैसा हूँ, मेरे ऑफिस में कैसे लोग मुझे मिले हैं, वहाँ मेरा काम कैसा चल रहा है, मन लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। केवल घर, व्यवस्था, साफ सफाई, अनुशासन, यही उनका जीवन है, यही वह दूसरों से अपेक्षा करती हैं। उसका मन हुआ कि मुट्ठी भर धूल उठा करके पंखे की पंखुड़ियों पर उछाल दें। जिस तरह मम्मी ने उसके कमरे में अपनी छाप छोड़ी है, वो उससे सहन नहीं हो रही थी। उसे अपने घर में वापस अपनी छाप देखनी थी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर मम्मी उसके वजूद पर हावी हो गई हैं। अपने वजूद को मम्मी की गिरफ्त में से या कहें कि चंगुल से निकाल कर मुक्त करने का यही एक तरीका उसे समझ में आ रहा था कि मम्मी का अनुसरण न करके अपने मन से अपनी पसंद और सुविधा से रहा जाए। उसने पलकें मूंद ली और थोड़ी देर यूं ही निढाल पड़ रहा। बीच में एक बार उसने आँख खोली और साफ सुथरे पंखे को देखा। थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर पलकें बंद करके कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक नज़र अपने अस्त व्यस्त कमरे में दौड़ाई। चारों तरफ बिखरे सामान को देखकर उसे ऐसा सुकून सा महसूस हुआ। मन ही मन उसने सोचा कि 2-4 दिन में पंखा फिर से गंदा होना शुरू हो जाएगा, बाकी कमरा तो मैंने ठीक कर ही लिया है। एक अजीब सा सुकून और मुस्कान उसके चेहरे पे थी। विपिन की मम्मी ने जैसा कहा था वैसा ही किया भी। 2-4 महीने में उन्होंने उसके पास कई तस्वीरें और बायोडाटा भेजे और अंत में उसकी सहमति से मालती के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी के कुछ बात
कुछ दिन तो घर में मेहमानों से भरा रहा। मालती तो कुछ काम करने को नहीं कहा गया। धीरे धीरे जैसे जैसे मेहमान जाते गए, सास बहू को एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता गया। मालती की समझदारी के चलते ही उन्होंने मालती को बहू के रूप में पसंद किया था। और जब वाकई में देखा कि मालती उन्हीं की तरह सफाई पसंद, व्यवस्था पसंद, समझदार लड़की है, तो उनके दिल को तसल्ली हुई। कुछ दिन और उन्होंने उसे अपने पास रखा और समझाया, जैसे शादी से पहले नौकरी करती थी वैसे ही करती रहना। योग्य और अनुभवी हो ही तो जल्दी ही वहाँ भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी मम्मी जी। मालती का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर आया। बहू को ढेर सारे आशीर्वाद और हिदायतों के साथ उन्होंने विपिन के साथ भेज दिया। दिन भर के सफ़र के बाद शाम को दोनों घर पहुँचे। सफ़र की थकान बहुत थी। जब मालती ने घर में कदम रखा तो बदबू से एक तेज झोंके से वो 2 कदम पीछे हो गई। कमरे की दशा देखकर मालती भौचक्की रह गई। उसे चक्कर आने लगे और वह समझ नहीं पाई कि यह सफ़र की थकान है या सिर में चक्कर है या इतना गंदा घर देख करके उसे चक्कर आ रहे हैं। बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म से टक्कर लेता हुआ गंदा और अव्यवस्थित बिस्तर पर ही दिखाई दे रही चींटियों की कतार का पीछा करती हुई उसकी नज़र कमरे के दूसरे कोने में ज़मीन पर पड़े मिठाई के एक डब्बे पर जम गई। उसके पास पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक्स की एक खुली पड़ी खाली बोतलें। ज़मीन पर बेतरतीब अनाथ बच्चों से पड़े उनके ढक्कन जैसे उसे ही मुंह चिढ़ा रहे थे। मालती को दरवाजे पर ही ठिठका हुआ देखकर विपिन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर उसने बात को संभालते हुए कहा, वो मैं छुट्टी पर जा रहा था, उस दिन से दोस्तों के साथ यहाँ पे पार्टी दी थी। सब शादी में तो नहीं आ सकते थे ना, इसलिए पार्टी देनी पड़ी थी। फिर सब ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला और मैं घर चला गया था। अभी मिलकर ठीक कर लेते हैं। बाथरूम कहाँ है? मुझे उल्टी आ रही है। परेशान सी मालती अंदर की ओर जाने को बढ़ी। रुको, मैं 1 मिनट, मैं थोड़ा बाथरूम भी ठीक कर देता हूँ। और वो लपक कर बाथरूम में गया। फर्श पर और वॉश बेसिन में पानी डालकर एग्जॉस्ट फैन चलाया। वाइपर से पानी बहाकर पीछे मुड़ा तो उबकाई लेती हुई मालती से टकरा गया। हटिए जल्दी से, कहते हुए मालती ने फर्श पर ही उल्टी कर दी। विपिन भागकर सफ़र में साथ लाई गई पानी की बोतलें ले आया। आप बिस्तर सोने लायक करिए, मैं यहाँ सफाई करके आती हूँ, बाकी कमरा मैं साफ़ कर दूँगी। नितिन कमरे में आकर खड़ा हो गया। 2 पल को उसने सोचा, फिर पलंग से चादर हटाई और नीचे पटक दी। तकिए के कवर हटा के नीचे पटक दिए। फिर अलमारी से साफ धुली हुई चादर निकालकर बिस्तर तैयार किया। मालती ने बाथरूम के साथ ही खुद को भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश कर लिया था। तब तक विपिन भी कपड़े बदलकर बिस्तर तैयार कर चुका था। झाड़ू पोंछा कहाँ है? मालती ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब क्या रात में सफाई करोगी? बिस्तर तैयार है, चलो सो जाते हैं। इस कमरे में मैं एक पल ठहर गई ना, वही बहुत है। सोना तो बहुत दूर की बात है। मुझे बहुत कम समय लगेगा, 5-10 मिनट में सफाई करके आराम से सोएंगे। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलने लगी तो विपिन ने उसका हाथ पकड़कर नज़दीक खींचकर लिपटा लिया। फ़िलहाल बस यहीं रहो मेरे पास। लजाती हुई मालती कुछ देर ऐसी ही रही, फिर अपने आप को प्यार से छुड़ाती हुई बोली, बस थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। फिर बिस्तर आपने सही कर ही दिया है तो उस पर भी गंदे पैर हो जाएंगे। बस 2 मिनट। वो मुस्कुराई और विपिन की पकड़ ढीली पड़ गई। वो वहाँ दरवाजे के पीछे है झाड़ू। विपिन बिस्तर पर पहुँच चुका था। मुंह पर कपड़ा बांधकर मालती ने साफ सफाई की। तब तक विपिन उसे प्यार से देख रहा था। विपिन के चुपचाप रहने का फ़ायदा उठाते हुए मालती ने पोंछा भी लगा लिया। तभी विपिन को कुछ याद आया और वह बिस्तर से नीचे उतरने ही लगा था कि मालती ने टोका, 2 मिनट रुकिए ना, अभी पोछा गीला है। अचानक विपिन को लगा कमरे में मालती नहीं मम्मी है। वो एकदम से बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। मालती ने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला और फिर कपड़े बदलने और हाथ मुँह धोने चली गई। वापस आकर विपिन के पास बिस्तर में बैठ गई। नई जगह, नए जीवन की शुरुआत खूबसूरती से की।
पहली रात बेहद यादगार रही। सुबह विपिन की आंख खुली तो देखा मालती उसके सीने से लगी बेसुध सो रही थी। उसने एक नज़र मालती पर और एक नज़र कमरे पर डाली। वो मुस्कुराया। वैसे ही ये साफ सुथरा कमरा लग तो अच्छा रहा है। विपिन को मालती पर बेहद लाड़ आ रहा था। उसने झुककर मालती के माथे पर एक चुंबन रख दिया और उसके बाल संवारने लगा। मालती की नींद खुल गई तो दोनों बातें करने लगे। ढेर सारी बातों में भी ये भी शामिल था कि आज ही 2 BHK फ्लैट देखना शुरू कर देंगे और जल्द ही शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही मालती ने ऑफिस की बजाय किसी शिक्षण संस्थान में नौकरी करने का फैसला लिया। बिस्तर की सभा बर्खास्त करते हुए दोनों नित्य कर्म में लग गए। पहले विपिन फ्रेश हुआ और उसने दोनों के लिए चाय बना ली। तब तक मालती भी फ्रेश हो गई। चाय पी करके नितिन ने अखबार के लिए बालकनी का दरवाज़ा खोला। वहाँ धूप में बदरंग हुए अखबारों का ढेर लगा हुआ था। आप छुट्टी पर गए थे तो अखबार बंद नहीं करके गए थे क्या? हाँ यार, भूल गया था, नितिन ने बहुत सहजता से कहा और उसमें से सबसे नया चमकता हुआ अखबार उठा कर के अंदर ले आया। मालती ने सारे अखबारों को रबर बैंड हटाकर करीने से जमा किया और फिर बालकनी साफ कर दी। जब तक शिफ्ट नहीं होते हैं यहाँ के लिए कुछ अच्छे पौधे ले आते हैं। कितनी सुंदर बालकनी है और कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, मालती चहकी। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर करेंगे। कुछ फ्लैट मैंने मार्क किए हैं और फ़ोन पर बात भी कर ली है, वो भी चलो देख लेते हैं। आप तैयार हो जाओ, सबसे पहले मैं कमरा साफ़ कर लेती हूँ। अरे रात को ही तो साफ़ करके सोई हो, अब क्या सुबह सुबह गंदा हो गया? चलो ना, दोनों नहाते हैं साथ साथ। विपिन की शरारत आंखों में और आवाज़ में साफ झलक रही थी और वो मालती को पकड़कर बाथरूम में खींच ले गया। किसी भी शादी के शुरुआती दिनों को देखकर उसका भविष्य बताना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं। उस समय ये नहीं कहा जा सकता है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। समय, स्थान, परिस्थितियाँ और परिवेश का प्रभाव बदलाव लेकर ही आता है, दंपति चाहे या न चाहे। कालांतर में विपिन और मालती के बीच व्यवस्थित और अनुशासित रहने के मुद्दे पर टकराव ने इतना वृहद रूप ले लिया कि विपिन ने अपना कमरा अलग ही कर लिया। वहीं सोता, खाता पीता और देर रात तक पड़े पड़े मोबाइल चलाता रहता। मालती और बच्चों को कमरे में घुसने की मनाही थी। कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होता था। बाई आकर साफ सफाई कर जाती। मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में और चाय के कप सिंक में धर देती। कभी किसी काम से मालती उस कमरे में चली जाती तो उसका मन उस अव्यवस्था को देखकर बहुत दुखी होता, पर वो जानती थी कि कुछ भी कहने को विपिन को अपनी आज़ादी में खलल मानते हुए भड़क कर बहस करनी ही थी, जिससे घर का माहौल तो बिगड़ता ही था, बच्चे भी बहुत दुखी होते। इसलिए चुपचाप उल्टे पैरों पर लौट आती। जिंदगी इसी ढर्रे पर चल रही थी कि अचानक ही एक दिन मालती का तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे अस्पताल ले गए, जहाँ पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही बढ़े हुए थे। 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मालती घर आ गई। घर लौटने के बाद से मालती की अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता ही बहुत बढ़ गई। एक दिन शाम की चाय पर उसने विपिन से कहा, शुगर और ब्लड प्रेशर एक साथ दोनों ही खराब कॉम्बिनेशन है किसी भी इंसान के लिए। दुनिया भर की बीमारियों की जड़ होती हैं ये दोनों बीमारियां। सारी बड़ी बीमारियां इन दोनों ही बीमारियों की वजह से पेचीदा हो जाती हैं और सीवियर हो जाती हैं। मुझे कुछ हो गया तो हर वक्त कुछ न कुछ बकवास ही सूझती रहती है तुम्हें। अरे लाखों लोग जी रहे हैं इन बीमारियों के साथ, और तुम तो पहले से ही डाइट और योग फॉलो करती हो, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशंस तो होगा ही नहीं, विपिन ने अखबार करते हुए बेफिक्री से कहा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। घर बाहर का, तुम्हारा, बच्चों का हर काम मैं करके देती हूँ। तुम कैसे अपने आप को मैनेज करोगे मेरे बाद? तुम तो अपना कमरा तक ठीक से व्यवस्थित नहीं रख पाते हो। शुरू कर दी ना फिर वही बकवास। अपने पास तो बैठकर चाय पीना भी एक गलती ही है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही मर जाऊँगा, लेकिन बदलूँगा नहीं।
दुख पाओगे, बता देती हूँ। तुम तो नहीं रहोगी ना देखने, तो फिर मैं कैसे भी रहूँ, तुम्हें क्या। विपिन उठकर भीतर अपने कमरे में चला गया। कुछ बढ़े हुए रक्तचाप, कुछ मधुमेह और विपिन के व्यवहार से मालती एकदम ही हाइपर हो गई। हमेशा शांत रहने वाली मालती गुस्से में विपिन को कोसने लगी। कुछ समझ नहीं आता, अब भी समय है, आने वाले समय के लिए तैयारी शुरू कर दो। विपिन ने भड़ाक से जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके भीतर से कुंडी लगा ली। मालती से ये अपमान और अवमानना सहन नहीं हुआ। टपकते नल के नीचे अगर खाली बाल्टी रख दी जाए तो देर सवेर वो भरी जाती है और फिर उसमें से पानी बहने लगता है। ऐसे में आखिरी बूंद को दोष नहीं दिया जा सकता। जो बहता है वो सारे भराव का मिला जुला प्रभाव ही रहता है। जीवन भी एक खाली बाल्टी की तरह ही होता है। जो उसमें भरेगा वही छलकेगा। कब और कितनी तेजी से छलकेगा ये उसके भरने की तीव्रता पर निर्भर करता है। आखिरकार वही छलका जो मालती के भीतर भरता रहा था और उसके आसपास इतने बरसों से विद्यमान था। गुस्से में वो पैदल ही घर से बाहर निकल गई। पास के खाली प्लॉट में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कॉर्क की बॉल आकर मालती के सिर पर लगी, वो वहीं गिर पड़ी। लोग दौड़े आए, पर सिर में भीतर न जाने कैसी चोट लगी कि पल भर में ही उसके प्राण निकल गए। विपिन अवाक सा बैठा रह गया, न रो पाया न वहाँ से उठ पाया। फिर उसे याद नहीं कब किसने उसे वहाँ से उठाया और कैसे मालती का अंतिम संस्कार हुआ। वो तो ठीक से विदा भी नहीं कर पाया मालती को। सब कुछ इतना अप्रत्याशित और दुखद था कि विपिन का मानसिक संतुलन ही गड़बड़ा गया। चीटू नीटू एकाएक ही अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़े और संजीदा हो गए। लगभग हफ्ता लग गया उसको सदमे से बाहर आने में। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। विपिन की मम्मी सबसे अधिक दुखी थी। इतनी समझदार बहू के इस तरह एकाएक चल जाने से वो जितनी व्यथित थी उससे कहीं अधिक वो अपने बेटे की आदतों को लेकर चिंतित थी। सब उनको ढांढस बंधाते। कुछ लोग दबे मुंह घर संभालने और चीटी नुटी को देखभाल के लिए जल्दी ही दूसरी शादी कर लेने की बात भी कहते थे। तब विपिन बड़े से फ्रेम में लगी मालती की मुस्कुराती हुई तस्वीर की ओर देखता। भीतर से कहीं कोई आवाज़ आती। कितने जतन से मालती ने ये घर गृहस्थी बसाई थी और अपने सुव्यवस्थित आचरण और अनुशासन से सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रखा था कि उसने स्वयं को सदैव स्वतंत्र ही पाया था। सिर्फ पैसा कमाने के अलावा उसने कभी कोई जिम्मेदारी उठाई ही कहाँ थी। बच्चों की पढ़ाई, अपनी नौकरी और घर गृहस्थी के साथ ही सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स तक की जिम्मेदारी मालती ने ही भली भांति उठा रखी थी। क्या वाकई मालती के बिना सब कुछ बिगड़ जाएगा? क्या वो इतना काबिल भी नहीं कि अपने बच्चों को एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित जीवन दे सके? 13वीं के बाद बच्चों को संभालने के लिए विपिन की मम्मी पापा वहीं रुक गए। विपिन अभी भी छुट्टी पर ही था। कुछ दिन बाद एक सवेरे विपिन सबसे पहले उठ गया, फ्रेश होकर अपनी चाय बनाई और बाहर बरामदे में लेकर आ गया। थोड़ी खटर पटर की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी बाहर आई। विपिन को वहाँ देखकर कुछ हचकचाई। तबीयत ठीक है ना बेटा? इतनी जल्दी उठ गया? चाय भी बना ली? कैसी शक्ल हो रही है, रात भर सोया नहीं था क्या? विपिन ने एक नज़र उन पर डाली और भीतर चला आया। मम्मी भी पीछे पीछे चली आई। कुछ बोल तो। कमरे पहुंचकर उनके आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गईं। उसके बिस्तर के सामने की दीवार पर मालती की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी हुई थी और कमरा ऐसा साफ सुथरा और व्यवस्थित था जैसे कि बस उन्होंने मालती नहीं सजाया हो। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें।